आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब हम एक औरत मैयत को गुस्ल और कफ़न पहनाने का तरीका सीखते हैं। वफ़ात के फ़ौरी बाद मैयत की आंखें बंद कर दीजिए। मैयत के हाथ और पाँव सीधे कर दें। फिर मैयत को एक गहरे रंग की चादर से ढाँप दीजिए। मैयत का मुंह खुला रह गया हो तो जबड़े की तरफ से एक चौड़ी सी पट्टी या कोई कपड़ा लेकर सर की तरफ ले जाकर बांध दीजिए। इसी तरह से एक और कपड़े की पट्टी लेकर पाँव के दोनों अंगूठे मिलाकर हल्के से बांध दीजिए। गुस्ल के वक्त ये पट्टियाँ खोल दी जाती हैं। मैयत ने कोई ज्वेलरी या घड़ी वगैरह पहन रखी हो तो वो भी उतार दें। सर के बाल भी खोल दीजिए और अगर कोई क्लिप वगैरह लगा हो तो उसको भी निकाल दिया जाए। गुस्ल करवाने में मददगार लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू कर लें। अगर अटैच बात हो तो फिर बाथरूम में दाखिल होने वाली दुआ भी साथ साथ ही पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इसके साथ साथ ये तमाम लोग अपने गाउन्स, दस्ताने और मास्क वगैरह भी पहन लें। अब मैयत को नहलाने के लिए पानी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए 2 अदद बाल्टियों में नीम गर्म पानी भर लिया जाए। ये बेरी के पत्ते हैं। अगर बेरी के पत्ते ताज़े हों तो उनको उबले हुए पानी में डाल दें और फिर छलनी की मदद से दोनों पानी की बाल्टियों में उनको मिला दीजिए। लेकिन कफ़न पैक में रखे रहने की वजह से ये बेरी के पत्ते सूख जाते हैं, तो फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि इन बेरी के पत्तों को एक मलमल के कपड़े पर डालकर और नीम गर्म पानी की दोनों बाल्टियों में अच्छी तरह से डिप कर लिया जाए, उनको डुबो दिया जाए और निचोड़ लिया जाए ताकि पानी में बेरी के पत्तों की तासीर शामिल हो जाए। अब ये बेरी के पत्तों वाला पानी दोनों बाल्टियों में तैयार है। फिर एक और बाल्टी में थोड़ा सा पानी भर के काफूर मिला के पानी बना लिया जाए। ये आपके सामने काफूर मौजूद है। इसमें से हम थोड़ा सा काफूर लेंगे और पानी की बाल्टी में मिला देंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर नहलाने के बाद पानी की बाल्टियों में पानी बच जाए तो काफूर उस वक्त भी मिलाया जा सकता है ताकि पानी ज़ाया ना हो और पानी को बचाया जा सके। मैयत को गुस्ल के तख्ते पर लिटाने के लिए एक चादर मैयत के नीचे डालकर और उसको तमाम लोग मिलके उठा के तख्ते के ऊपर लिटाते हैं। मैयत को तख्ते पर लिटाने के बाद अब हम सबसे पहले मैयत के कपड़े उतारेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि हर काम दाएं हाथ से शुरू करना है। मैयत के कपड़े आसानी से ना उतर सकें तो उनको कैंची की मदद से काट लिया जाए। सबसे पहले चाक की तरफ से काटेंगे और फिर आस्तीन की तरफ से काटते हुए कंधे की तरफ तक ले जाएंगे। फिर बिल्कुल इसी तरह से बाएं तरफ से भी यही अमल किया जाएगा। इससे आसानी ये होगी कि कमीज़ का ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। ये तरीका इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि हम हाथ ऊपर की तरफ उठा नहीं सकते तो कपड़े उतारने में मुश्किल पेश आ सकती है, तो काट लेना जो है वो नहायत आसान है। उसके बाद बाकी तमाम कपड़े भी उतार लें और नीचे बिछी हुई चादर भी इन कपड़ों के साथ ही बाहर निकाल दीजिए। मैयत के कपड़ों को उनके वर्सा के हवाले कर दीजिए। अगर वो कहते हैं कि इन कपड़ों को डिस्पोज़ कर दें तो फिर इनको हटा सकते हैं। पानी की बाल्टियों और डोंकों को अब अपने पास रख लीजिए। अब 2 लोग मैयत को सर की जानिब से उठाते हुए बैठा होने के करीब कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेट को दबाएं ताकि जो कुछ निकलना हो अंदर से वो निकल जाए। इस दौरान मैयत पर चादर के अंदर से अच्छी तरह से पानी बहाते रहें। पानी बहाने के साथ साथ ही तख्ते को भी साफ़ कर लीजिए ताकि जो कुछ भी अंदर से निकला हो वो पानी के साथ ही बह जाए। मैयत को वापस सीधा करके लिटा दीजिए। अब मैयत को इस्तंजा कराने के लिए कॉटन या रुई का एक बड़ा सा पीस ले लीजिए। पानी से उसको गीला करें और फिर मैयत को उससे इस्तंजा करवाएं।
साथ ही साथ चादर के अंदर से खूब अच्छी तरह पानी बहाएं और मुकम्मल तहारत करवाइए। मैयत को इस्तंजा करवाने वाला अब अपने दस्ताने तब्दील कर ले और इस्तेमाल शुदा दस्तानों को डस्टबिन में डाल दें। अब मैयत को मुकम्मल शरई वज़ू करवाया जाएगा। सबसे पहले दोनों हाथों का खलाल करवाएं। सब पहले सीधे हाथ की तरफ का, फिर लेफ़्ट हैंड का उल्टे हाथ का खलाल करवाएं। उसके बाद कुल्ली और नाक साफ़ करने के लिए रुई के कुछ फाये बनाकर पास ही रख लीजिए। अब इन 3 फायों को अलग अलग गीला करके मैयत को कुल्ली करवाएं और उसका तरीका ये होगा कि पहले एक रुई को गीला किया जाए और फिर होठों और दांतों को अच्छी तरह साफ़ कर लें। फिर दूसरी रुई ली जाए, उससे होठों को साफ़ करें और इसी तरह से तीसरी रुई को गीला करके मैयत को इस तरह 3 बार कुल्ली करवाई जाएगी। अब नाक साफ़ करवाने के लिए मज़ीद रुई के 3 फाये ले लिए जाएं और मैयत के दोनों नथनों को बारी बारी 3 बार साफ़ करवा दिया जाए। फिर मैयत को वज़ू करवाने वाला अपने हाथों में पानी लेकर 3 बार मैयत का चेहरा धुलवाए। अब मैयत का दायां हाथ 3 बार कोहनी तक धुलवाइए। बिल्कुल इसी तरह से बायां हाथ भी 3 बार कोहनी तक धुलवाया जाएगा। उसके बाद मैयत के सर और कानों का मसाह करवाएं। अब मैयत के दोनों पाँव धुलवाए जाएंगे। पहले राइट साइड का यानी सीधे हाथ का पाँव धुलवा के अच्छी तरह खलाल करवा लिया जाए। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ का लेफ़्ट वाला पाँव जो है वो उसको धुलवा के उसका खलाल करवा लिया जाए। हम यूँ भी कर सकते हैं कि मैयत के पाँव जब गुस्ल करवाने के बाद एक बार उस वक्त भी पानी बहाया जा सकता है, जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आप जब गुस्ल कर लेते थे तो पाँव को आखिर में धो लेते थे। तो दोनों ही तरीके अपनाए जा सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। वज़ू मुकम्मल करने के बाद अब मैयत का सर धुलवाया जाएगा। उसके लिए हम साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करवा सकते हैं और अगर साबुन और शैम्पू अवेलेबल नहीं हो तो सिर्फ़ बेरी के पत्तों वाले या सादे पानी से भी सर को धुलवाया जा सकता है। सर धुलवाने के बाद अब मैयत के जिस्म के धुलाने की बारी है। इसके लिए हम मैयत के दाएं तरफ से शुरू करेंगे। दाएं तरफ जिस्म के दाएं तरफ का ऊपर वाला हिस्सा गर्दन से लेकर और पाँव तक साबुन से धुलवाएंगे या बॉडी वॉश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ साथ ही पानी बहाते रहेंगे। ये अमल जो है वो चादर के अंदर से ही किया जाएगा। उसके बाद करवट दिलाकर मैयत का दाएं तरफ का पिछला हिस्सा गर्दन से लेकर पाँव तक उसी तरह से साबुन और पानी से धुलवा दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह से मैयत का बाएं तरफ का ऊपर वाला सामने का हिस्सा गर्दन से लेकर पाँव तक अच्छी तरह से साबुन और पानी से धुलवा दें। करवट दिलवाकर बाएं तरफ का पिछला हिस्सा भी साबुन और पानी से धुलवा दिया जाए। इस तरह से ये एक बार साबुन के साथ गुस्ल मुकम्मल हो गया। अब जैसा कि हमने हदीस में पढ़ा था कि मैयत को ताक मरतबा पानी डाला जाएगा, लिहाजा अब हम एक और मरतबा बेरी के पत्तों वाला पानी मैयत के सर पर डालेंगे। फिर इसी तरह से दाएं की तरफ ऊपर वाले हिस्से पे पानी डालेंगे। करवट दिला के दाएं तरफ नीचे की जानिब पानी बहाया जाएगा। बाएं तरफ के ऊपर वाले हिस्से पर पानी बहाया जाएगा। फिर करवट दिला के बाएं तरफ के निचले हिस्से पर पानी बहा दिया जाएगा। इस तरह से बेरी का ये पानी जो है वो 2 मरतबा डाल दिया गया है। अब आखिरी यानी कि तीसरी बार जो है वो
काफूर वाला पानी इस्तेमाल किया जाएगा। पहले मैयत के सर पर काफूर वाला पानी बहा दीजिए, फिर उसके बाद मैयत के दाएं तरफ के ऊपर वाले हिस्से की तरफ गर्दन से लेकर पाँव तक पानी बहाएं। करवट दिला के मैयत के दाएं तरफ के पिछले हिस्से पर पानी बहाया जाएगा। उसके बाद बाएं तरफ के सामने वाले हिस्से यानी ऊपर वाले हिस्से की तरफ पानी बहाया जाएगा। फिर करवट दिलाकर बाएं तरफ के पिछले हिस्से पर पानी बहाया जाएगा। इस तरह से 3 बार मैयत के पानी बहा दिया गया है। और अब हम मज़ीद ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें 5 मरतबा पानी डालना है तो 4 मरतबा बेरी के पत्तों वाला पानी इस्तेमाल किया जाएगा, बहाया जाएगा। और आखिरी जो 5वीं मरतबा का पानी होगा वो काफूर वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुस्ल का मरहला मुकम्मल हो चुका है। अब मैयत के जिस्म को खुश्क करने के लिए गीली चादर हटाकर 1 अदद बास साइज़ का तौलिया और एक और मोटी चादर ले ली जाए और इन दोनों को मैयत के ऊपर खुश्क करने के लिए डाल दिया जाए। अब एक और बड़े साइज़ की चादर इस मैयत के नीचे इस तरह से बिछाई जाए ताकि मैयत को जब तख्ते पर सर उठाना हो तो आसानी के साथ उठाकर जिस जगह पर कफन बिछाया है वहाँ पे लिटाया जा सके। आइए अब हम कफन पहनाने का तरीका देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कफन पैक में मौजूद 3 अदद की चौड़ी पट्टियाँ जिस चरपाई पर कफन बिछाना है वहाँ पे तरतीबवार इन पट्टियों को बिछा लिया जाए। एक पट्टी दरमियान में बिछाई जाएगी, एक बाजू की तरफ और एक घुटनों की तरफ बिछा ली जाएगी। उसके बाद कफन की तीनों चादरें बराबर करके बिल्कुल सफाई के साथ चारपाई के ऊपर बिछा ली जाए। अब मैयत को गुस्ल के तख्ते पर से उठाकर कफन पर लाके लिटा दीजिए। और उसके लिटाने का तरीका ये होगा कि सर और पाँव की तरफ से कुछ कपड़ा छोड़ दिया जाए ताकि सर और पाँव की तरफ पट्टियाँ बांधने में आसानी हो सके। अब मैयत को खुशबू लगाने का तरीका देख लेते हैं। मैयत को खुशबू लगाने के लिए काफूर या कोई भी खुशबू उसके सजदे वाले मकामात यानी कि माथा और नाक, दोनों हाथों की हथेलियाँ, दोनों घुटनों के ऊपर और दोनों पाँव के ऊपर की काफूर को लगा लिया जाएगा। इसी तरह से जो बंद मकामात होते हैं जैसे कि दोनों घुटनों का पिछला हिस्सा और अंडर आर्म्स वगैरह पर भी काफूर या खुशबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कफन लपेटने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले मैयत को जिस रंगीन चादर के साथ उठाकर लाए थे उस चादर को मैयत के नीचे की तरफ से निकाल दीजिए। कफन की पहली चादर का दायां हिस्सा लेंगे पहले और उसको बाएं तरफ ले जाकर अच्छी तरह से दबा देंगे। और इसके साथ ही जो ऊपर रंगीन चादर और तौलिया डाला गया था उसको निकाल देंगे। फिर चादर का बायां हिस्सा यानी कि लेफ़्ट वाला हिस्सा उठाकर और उसको दाएं तरफ लाकर अच्छी तरह से दबा देंगे यानी कि टक कर देंगे। चेहरे की तरफ से चादर को खुला रखेंगे और जो चादर के दोनों कोने हैं उनको फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह के जैसे किसी कॉलर को फ़ोल्ड करा जाता है। जी, अब मैयत के बालों को बांधने का मरहला है। सबसे पहले मैयत के बालों के 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा माथे की तरफ से उठाया जाएगा और 2 साइड की तरफ से। अगर बाल मैयत के लंबे हों तो इन 3 लिटों की 3 अलग अलग चुटियाँ बना ली जाएंगी। और अगर बाल छोटे हैं तो बस यूं ही 3 लिटों को अलग अलग ट्विस्ट कर लिया जाएगा। अब इन 3 लिटों को या 3 चुटियों को आपस में मिलाकर
और मैयत की गर्दन की तरफ दबा दिया जाएगा, पीछे की तरफ यानी कि डाल दिया जाएगा। बालों में कंघी वगैरह भी की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैयत का सर कैसे ढांपा जाएगा। इसके लिए हम देख लेते हैं कि सर की जानिब जो चादर का ज़ायद हिस्सा बाकी बचा है उसको थोड़ा सा मोड़ कर और सर माथे की तरफ लेकर आएं ताकि स्कार्फ का शेप बन जाए। और फिर चादर के दोनों कोनों को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लाकर गर्दन के पीछे की तरफ लपेट दें। इस तरह से ये स्कार्फ टाइट होकर लपेट दिया जाएगा। एक और तरीका ये भी है कि पहले मैयत के सर की का स्कार्फ बना लिया जाए और फिर पहली चादर के दोनों कोने आपस में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लाकर दबा दिए जाएं। लेकिन चूँकि ये आपको आसान तरीका सिखाया गया है तो यही तरीका हमें कर लेना चाहिए। अब कफन की बाकी दोनों चादरों को भी दाएं से बाएं लाकर और बाएं जानिब से दाएं जानिब ले जाकर चेहरे के समेत बंद कर दीजिए। अब इस कफन को हमें पट्टियों की मदद से बांधना है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमने पहले पट्टियाँ बिछाई थी और वो तरतीबवार उसी तरह से उनको बांधना शुरू करें। सबसे पहले बाजू की तरफ जो पट्टी बिछाई गई थी उसको बांध लिया जाए। फिर उसके बाद दूसरी पट्टी जो कि दरमियान में बिछाई थी, दोनों कलाइयों को ग्रिप करते हुए फिर इस पट्टी को पेट की तरफ लाकर बांध दीजिए। तीनों पट्टियों को फ्लावर नॉट यानी कि फूल घेरा बनाई जाए। अब एक और पट्टी जो घुटनों की तरफ बिछाई गई थी उसको घुटनों की तरफ या घुटनों से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ताकि एक ग्रिप अच्छी तरह से हो जाए, वहाँ पर ये बांध दी जाए। अब एक और चौथी पट्टी ले ली जाए और उसको दोनों पाँव को मिलाकर पाँव के निचले हिस्से में की तरफ इस पट्टी को बांध लिया जाए। एक और पांचवी पट्टी ली जाएगी जो कि मैयत के सर की जानिब, सर के बिल्कुल ऊपर की जानिब बांधी जाएगी। इस तरह से ये 5 पट्टियों की मदद से कफन को बांध लिया गया है। मैयत की हाइट के हिसाब से ये पट्टियाँ ज़्यादा भी बांधी जा सकती हैं, लेकिन ताकदद में ही बांधी जाएंगी। 3 या 5 या 7 पट्टियाँ बांधी जा सकती हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि हर पट्टी की फ्लावर नॉट ही बनाई जाएगी, क्योंकि जिस वक्त मैयत को कब्र में उतारा जाता है तो इन पट्टियों को खोल दिया जाता है और मर्दों के लिए इससे आसानी हो जाती है इनको खोलने में। लिहाजा अब कफन पहनाने का मरहला भी मुकम्मल हुआ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।